भारत का लोकतंत्र एक और बड़ा मोड़ लेने जा रहा है। उपराष्ट्रपति का चुनाव सामने है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब भाजपा लाई है सीपी राधाकृष्णन का नाम। और आज कौन है ये नेता, इन्हीं पे बात करेंगे। इन्हें चुना क्यों गया, इसी पे बात करेंगे। और इस चुनाव का असर भारतीय राजनीति पे क्या होगा, धनखड़ का अगला मूव क्या हो सकता है, इस पे पूरी बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं और आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो बड़ी चीज ये है कि जगदीप धनखड़ स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की बात कहते हुए इस्तीफा देते हैं। वैसे बड़ा सवाल ये है कि पूर्व उपराष्ट्रपति तबीयत नासाज होने का कह के इस्तीफा दे गए, उसके बाद उनकी तबीयत को, उनके स्वास्थ्य को, हेल्थ को लेके कोई अपडेट नहीं आई। कहानी राजनीतिक है, कई सारी कहानियां आपने सुनी भी होगी। बड़ा सवाल ये है कि उत्तर भारत का जाट वोट बैंक अब किस दिशा में जाएगा। जगदीप धनखड़ अब कौन सी चाल चलेंगे, क्योंकि उत्तर तो वो पॉलिटिकल व्यक्ति रहे हैं। शुरुआत समाजवादी राजनीति से करते हैं और फिर भाजपा तक का सफर जगदीप धनखड़ करते हैं, कांग्रेस से होते हुए। तो जगदीप धनखड़ पॉलिटिकल व्यक्ति है निश्चित तौर पे, और पॉलिटिकल निष्ठा उनकी एक पार्टी के प्रति कभी लंबी नहीं रही। ऐसे में जगदीप धनखड़ की चुप्पी जो है वो किस तरह की राजनीतिक चीखों के कारण बनेगी, यह भी देखने वाली बात होगी। और भारत के कार्यकाल पूरा होने से पहले, सत्र के पहले ही दिन इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति, इससे पहले दो उपराष्ट्रपतियों ने और इस्तीफा दिया था कार्यकाल पूरा होने से पहले। दोनों में एक भैरों सिंह शेखावत थे और एक बीबी गिरी थे। दोनों ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था, लेकिन धनखड़ अलहदा रहे, एकमात्र हैं जिन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है कि साहब कई कारण, राष्ट्रपति नहीं बने। तो बड़ी चीज ये है कि नया नाम सीपी राधाकृष्णन का आया है। तो बड़ी चीज ये, कई बार सवाल भी उठा, राष्ट्रपति पद की जरूरत क्या है। देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और उनका मूल काम जो है वो राज्यसभा के उपसभापति का सदन को सुचारू रूप से चलाना और बराबरी की स्थिति में निर्णायक वोट देने का अधिकार। आप ये देखिए कि वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, सदस्य नहीं होते, उसके बावजूद, हालांकि ये पद औपचारिक नहीं है, बाकी पॉलिटिक्स की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स की या पार्लियामेंटेरियन पॉलिटिक्स की दूरी है। तो बड़ी चीज ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सांसद मिलकर करते हैं, विधायक भी। तो ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व और गुप्त मतदान के जरिए होता है। उनको 20 सांसद और 20 विधायकों का समर्थन जरूरी होता है और जीत का फैसला सांसदों की प्राथमिकता वाली वोटिंग से होता है। तो बड़ी चीज ये है कि इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि भाजपा ने सीपी राधाकृष्णन को उतार के न केवल कैंडिडेट बनाया बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी बड़े पैमाने पर दिए, उन्हें भी बात करेंगे। सीपी राधाकृष्णन जो है फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इससे पहले झारखंड, तेलंगाना और पुडुचेरी में वो राज्यपाल रह चुके हैं। 1998-99 में कोयम्बटूर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और सबसे अहम कि वे 70 के दशक से आरएसएस और जनसंघ से जुड़े रहे। यानी उनका सफर संगठन से लेकर सत्ता तक पूरी तरह भाजपा की विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ। सवाल यह है कि भाजपा ने राधाकृष्णन को क्यों चुना। तो मैं जब कुछ साथियों से चर्चा कर रहा था तो उसमें मुझे यह बात सूझी कि अब जो उपराष्ट्रपति का व्यक्ति आ सकता है वो उन राज्यों से आएगा जहां अगले साल चुनाव, तमिलनाडु में चुनाव है अगले साल। क्योंकि भाजपा ने दक्षिण भारत का एक सियासी संदेश दिया है। भाजपा उत्तर भारत में मजबूत है, लेकिन दक्षिण भारत में अभी भी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। और राधाकृष्णन को मैदान में उतारकर बीजेपी ने संदेश दिया कि वे साउथ पर फोकस कर रही। आरएसएस और जनसंघ से निकले हुए नेता हैं और भाजपा ऐसे नेताओं को अहमियत देती ही है। ओबीसी फैक्टर, ये कोंगू वेलालर जो समुदाय है ओबीसी का, वहां से, चूंकि ओबीसी से जगदीप धनखड़ भी थे, और भाजपा अब ये संदेश देना चाहती है कि वे ओबीसी राजनीति को केंद्र में रख रहे। तो राधाकृष्णन की साफ सुथरी छवि विपक्ष के लिए चुनौती भी है, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में विप लागू नहीं होता, यानी सांसद अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं। ऐसे में उनके लिए विपक्षी वोट भी खींचना आसान हो सकता है। और पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश, क्योंकि भाजपा ने किसी बाहरी या गठबंधन वाले नेता को नहीं देके अपने ही कार्यकर्ता को चुना,
तो कई बार बात चल रही थी कि नीतीश कुमार बनाए जा सकते हैं या और भी नेताओं के, लेकिन क्योंकि चुनाव वाली बात जो मैंने कही, 2017 में जब भाजपा ने पहली बार उपराष्ट्रपति चुना, या उससे पहले 2002 में भाजपा ने चुना उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति चुने गए भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत इसलिए चुने गए कि राजस्थान में 2003 में चुनाव, फिर 10 साल तक हामिद अंसारी कांग्रेस से उपराष्ट्रपति रहे। कांग्रेस अक्सर उपराष्ट्रपति ज्यादा वोटिंग के बजाय अपने निष्ठा वाले को चुनती है। 17 में वेंकैया नायडू इसलिए चुने गए कि 18 में चुनाव था तेलंगाना में, फिर 22 में धनखड़ फिर चुने गए कि चुनाव था राजस्थान में, उत्तरी भारत के बहुत सारे राज्यों में जाट वोट बैंक। तो राजनीतिक असर जो है उस पर भाजपा हमेशा फोकस करती है। अब चुनाव है तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में क्या भाजपा अपनी जमीन मजबूत कर पाएगी, और क्या विपक्ष एकजुट होकर मुकाबला करेगा, या राधाकृष्णन की गैर विवादित छवि विपक्षी खेमे में दरार डालेगी? और बड़ा सवाल यह है कि क्या यह चुनाव भाजपा के लिए रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, और ये सवाल आने वाले दिनों में राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करेंगे। तो उपराष्ट्रपति चुनाव की कहानी सिर्फ एक संवैधानिक पद तक सीमित नहीं है। जो धनखड़ के प्रभाव वाले नेता हैं, भाजपा की रणनीति, विपक्ष की मजबूरी, दक्षिण भारत की सियासत, तीनों को एक साथ जोड़ता है। इन सबके बीच क्या परिणाम आएंगे और धनखड़ क्या करेंगे इस चुनाव के बाद? तो बड़ी चीज ये है कि नामांकन के बाद रिजल्ट किस दिशा में होता है, और आप कमेंट करके बताएं क्या भाजपा का कदम मास्टर स्ट्रोक है या एक सिर्फ औपचारिक राजनीति। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।